So, all right, people, and now this is our Vijay here, and this is the fifth part of this chapter. In the last part of the video, you have saw about different type of things about the Sufism. सूफिज्म के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था और हमने जाना था कि किस तरीके से सभी दरगाहों में से कैसे जो गरीब नवाज है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिन्हें आप औलिया बोलते हैं, सॉरी, तो वो किस हिसाब से बहुत फेमस हुए थे। तो अकबर का हमने एक रीज़न देख लिया था और कहा जाता है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जो क्या कहते हैं गरीब नवाज मोइनुद्दीन औलिया जो हैं वो फेमस इसी वजह से हुए थे क्योंकि बहुत बड़े लीडर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन उनको बनाने में और उनमें बहुत सारे पैसे दिए थे। इवन अकबर बहुत इंपॉर्टेंट उन सभी राजाओं में से एक आता है। एंड वी हैव ऑल्सो रेड अबाउट दिस, कैसे उनको गिफ्ट्स दिया जाता था पैसों के लिए वगैरह वगैरह चीज़ों के लिए। मतलब इस्लाम धर्म के अंदर पैगंबर मोहम्मद तो थे ही इम्पॉर्टेंट, लेकिन उनके साथ साथ सूफियों ने भी एक अपनी एक अलग जगह बना ली थी लोगों के दिलों के अंदर। तो इस हिसाब से ये लोग बहुत फेमस हो सकते हैं और हो भी गए थे। और उसके बाद हमने देखा था कि ये इसलिए फेमस हो चुके थे क्योंकि लोग बहुत सारे फॉलोवर्स इनसे मिलने आते थे, इनके नाम पे ज़ियारतें हुआ करती थी और बहुत सपोर्ट इनको लोगों के थ्रू मिलता था। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद जो थे उनको तो वो देख नहीं पाए थे, लेकिन एटलीस्ट इनने अपने फॉलोवर को तो देखा ही था ना। मतलब जो भी शेख निज़ामुद्दीन औलिया होंगे तो या क्या कहते हैं शेख मोइनुद्दीन चिश्ती होंगे तो वो आप नोटिस करेंगे कि वो लोग धरती पे थे, लोगों से बातचीत करते थे, खानका के अंदर रहते थे, इसीलिए उनका विश्वास ज़्यादा बढ़ता चला गया। एंड नाउ इन दिस पार्ट हम थोड़ा सा आगे चलने की कोशिश करेंगे। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के बारे में। मतलब हम देखेंगे कि कैसे चिश्ती जो लोग आए थे उन्होंने चिश्ती कंपोज्ड देयर पोयम इन सेवरल लैंग्वेजेस। मतलब वैसे तो अगर आप देखें तो अगर ये इस्लाम धर्म को मानते हैं और ये लोग अफ़गान और इराक़ से आए थे, अफ़गानिस्तान इराक़ से आए थे, तो उस टाइम पीरियड पे आपको पता है कि पुराने टाइम पीरियड पे तो खरोष्टी लिपि आती थी, लेकिन इनको कम से कम एटलीस्ट अपनी उर्दू तो आती होगी ना, उर्दू या क्या कहते हैं इनकी जो पर्शिया होती होगी उनकी तो वो तो इनको आती होगी ना। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब चिश्ती लोग इंडिया के अंदर आ रहे थे, चिश्ती लोगों ने जब खानका का सिलसिला बहुत अच्छा बनाया, चिश्ती सिलसिला बहुत अच्छा बनाया, तो उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज को भी सीखा। यहाँ की जब लोकल लैंग्वेज को सीखा तो उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेज को पढ़ा। पढ़ने के बाद उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस के अंदर अपनी कुछ चीज़ों को कंपोज भी करा, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बाबा फरीद। बाबा फरीद ने जो भी चीज़ कंपोज करी थी उन चीज़ों को गुरु ग्रंथ साहिब में, जो आपको कह सकते हैं कि सिख लोगों की सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक आती है, तो उसके अंदर अगर आप देखें कंपोज्ड वर्स इन लोकल लैंग्वेजेस विच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब। बाबा फरीद जो थे उन्होंने चीज़ें कंपोज करी थी और जो अच्छी चीज़ें थी उनको गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर रखा गया था। दूसरा मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी अफ़गानिस्तान ईरान के उधर की जगह थे, व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी क्या कहते हैं उस टाइम पीरियड पे प्रेम आख्यान पद्मावत के बारे में लिखा था। जिससे पद्मावती की मूवी अगर आपने देखी हो तो कैसे पद्मनी और रतन सिंह के बीच का जो प्यार दिखाया गया था वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया था। एंड दिस कम्स इन पेपर मोस्ट ऑफ टाइम्स, ये चीज़ पेपर में बहुत बार आई है, तो आपको इसके ऊपर ज़रूर फोकस करना पड़ेगा कि लिख कौन रहा है। ये वो लोग लिख रहे हैं जो चिश्ती सिलसिला को फॉलो करते थे और बाहर से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस के अंदर भी चीज़ें लिखी थी, तो ये चिश्ती लोगों ने लिखी थी। दूसरा फिर ऐसा कहा जाता है कि डेकनी लैंग्वेज भी इन लोगों ने लिखी, और डेकनी लैंग्वेज के अंदर इन लोगों ने जो भी चीज़ें लिखी थी उसका कंपोज इन्होंने जो भी करा था वो आज की डेट में भी कर्नाटका और बीजापुर के आसपास के, दक्कन के आसपास के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मसाले पीसती हुई महिलाएं आज भी इनके गानों को, इनकी चीज़ों को बोलती हैं, पढ़ती हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। दूसरा अमीर खुसरो के द्वारा एक चीज़ लिखी गई थी, क्योंकि मैंने बताया ना शेख निज़ाम, आपके क्या कहते हैं जो शेख निज़ामुद्दीन औलिया हैं उनके ये फॉलोवर थे, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के फॉलोवर थे। और मैंने आपको बताया था एक ज़ियारत शब्द बताया था, अगर आपको याद हो, ज़ियारत बोला था मैंने आपको। तो ज़ियारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी भाई, ज़ियारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने ये कहा था कि जब भी कोई भी डिसाइपल, कोई भी मुरीद जब अपने शेखों के पास ज़ियारत करने के लिए आएगा तो उसको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड दिस इज कॉल्ड द कॉल। क्या बोलते हैं? कॉल। याद रखिएगा, कॉल एक अरबी शब्द है, अरबी वर्ड है ये, और कॉल का मतलब होता है कि जब भी चिश्तियों के सामने
जब भी चित्सियों के सामने ज़ियारत करी जाएगी तो उस बीच समा बनाने के लिए, समा माहौल बनाने के लिए, आप नोटिस करेंगे माहौल बनाने के लिए कॉल ली जाएगी। कॉल एक तरीके का एक ऐसी चीज़ होती है कि जब कव्वाली शुरू होती है कहीं पे भी, तो कव्वाली शुरू होने से पहले कॉल की शुरुआत करी जाती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड कॉल। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे क्या कहते हैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब जी, ये जब भी कव्वाली करते थे तो आपको पता है कि पहले वो कॉल लिया करते थे। दिस इज़ कॉल्ड कॉल, ठीक है। अच्छी सूरत को संवरने की ज़रूरत क्या है, सादगी में भी क़यामत की अदा होती है। तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नवाज, तुमको मालूम है कि कितनों की कदा होती है। आई होप यू ऑल्सो लिसन अबाउट दैट। तो ये जो गाने से पहले, ये जो कव्वाली से पहले जो लाइनें बोली जा रही है ना, दिस इज़ कॉल्ड कॉल। और ये जो कॉल की शुरुआत करी गई थी वो चित्सी सिलसिला के टाइम पीरियड पे अमीर खुसरो ने शुरू करी थी। इसलिए आप नुसरत फ़तेह अली खान के या कव्वालियों के अंदर कितनी भी अगर आप देख लें, कव्वालियों के अंदर कितना भी देख लें आप, तो उन सभी के अंदर आपको एक कॉल मिलेगा। और इसकी शुरुआत उस टाइम पीरियड से होती आ रही है। और इसीलिए क्या कहते हैं, आप नोटिस करेंगे कि जितने भी कव्वाल होंगे वो इस कॉल को ज़रूर लेंगे और इसीलिए फेमस हुआ। अब ऐसा कहा जाता है कि सूफ़ी लोगों का इतना इम्पोर्टेंट बढ़ गया था इंडिया के अंदर कि इनको पैगंबर मोहम्मद जितनी चीज़ों में देखा जाने लग गया था कहीं ना कहीं। तो सूफ़ी एक्सेप्टेड अनसॉलिडेटेड ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल एलाइट्स। अब देखिए, जब सूफ़ी लोग लोगों की मदद करते हैं, लोगों के रिचुअल्स के बारे में बताते हैं लोगों को, तो वो पैसे तो नहीं मांगते थे, लेकिन जब भी पैसे उनको किसी के थ्रू मिलते थे, चाहे किसी भी डायनेस्टी के थ्रू मिलते हो, उनको डोनेशन तो मिलता ही होगा, है ना, ग्रांट्स मिलती होंगी। तो वो जो ग्रांट्स और जो डोनेशन उनको मिलता था ना, वो पूरी तरीके से फ्री ऑफ टैक्स मिलता था, उन्हें कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ये सबसे अच्छी बात रही इन लोगों के लिए। और जो भी इनको ये पैसा मिलता था, जो भी चित्सियों को ये पैसा मिलता था, चित्सी ये पूरा पैसा क्या कहते हैं अपने खानखा के अंदर लोगों के खाने पीने के लिए, अपने अच्छे कपड़ों के लिए और रहने सहने की अच्छी जगह को बनाए रखने के लिए, और जो भी आवश्यक वस्तुएं होती थी उन सब के लिए ये लोग तुरंत खर्च कर दिया करते थे, ये पैसा अपने पास नहीं रखते थे। और इसी वजह से ये जो इनका लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई था, लोगों को लंगर खिलाना वगैरह वगैरह चीज़ें, इसी वजह से सूफीज़म लोगों के बीच में और ज़्यादा फेमस होता चला गया और इसलिए बहुत फॉलोवर इनके बनते चले गए। इसी वजह से एक दिक्कत और रही कि जब तुर्क के अंदर जब तुर्क लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंदर अपनी दिल्ली डायनेस्टी बनाई थी, तो मैंने आपको शुरुआती समय में कहा था कि सूफ़ी लोग जो थे वो इस्लाम के कट्टरपन को नहीं मानते थे। और क्योंकि यहाँ पे शरिया कानून के अकॉर्डिंग उल्मा कम्युनिटी बोलती थी कि जितने भी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे इस्लाम धर्म को मानते हैं तो उन्हें शरिया कानून मानना पड़ेगा, लेकिन सूफीज़म लोग नहीं मानते थे। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता था कि जो तुर्क लोग थे या अफ़गान के लोग थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत यहाँ पे बनाई थी, तो दिल्ली सल्तनत को कहा जाता था कि आपको शरिया कानून मानना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों ने क्या करा, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने क्या करा, उन्होंने शरिया कानून को ना मानते हुए उन्होंने सूफियों का सहारा लिया, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमने दरगाह की औलिया का देख लिया था कि बहुत से ऐसे लोग थे जो इनसे मिलने आते थे। और इस तरीके से द एग्जाम्पल वाई द किंग्स ऑफन वांटेड टोम टू बी विसिनिटी ऑफ द सूफी क्या कहते हैं श्राइन्स एंड द खानका। अब ऐसा माना जाता था कि जितने भी सूफी लोग हुआ करते थे वो पैगंबर मोहम्मद की चीज़ों को ना मानते हुए उन्होंने क्या कहते हैं आपके सूफियों को इम्पोर्टेंट दी। और इसलिए आप देखेंगे कि अकबर की राजधानी थी फतेहपुर सीकरी। जब अकबर ने फतेहपुर सीकरी राजधानी बनाई थी तो उन्होंने बाबा फरीद के वंश जो हैं शेख सलीम चिश्ती, उनके शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यहाँ की दरगाह चिश्तियों और मुग़ल राज्यों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक है। और इन्होंने अपने काल के अंदर अपने राज्य के अंदर स्पेशली क्या कहते हैं इनकी दरगाह बनवाई। मतलब मस्जिद तो ये बनवाते थे पर दरगाह बनवाने से पता चला कि कैसे ये क्या कहते हैं सूफीज़म को इतना इम्पोर्टेंट मानते थे। और अकबर तो वैसे भी बहुत इम्पोर्टेंट मानता था दरगाह को, क्योंकि मैंने आपको बताया था खुद अकबर जो था वो तो अजमेर के अंदर कितनी बार क्या कहते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती के पास मिलने के लिए जाया करते थे। लेकिन अगर हम सूफ़ी में और सुल्तानों में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट देखें तो सुल्तान लोगों में और सूफ़ी में थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट इसलिए चलता था क्योंकि इनके जो रिचुअल्स थे ना वो लगभग एक जैसे हुआ करते थे। क्योंकि जैसे कि कोई शेख से मिलने के लिए जा रहा है, उनका मुरीद उनसे मिलने के लिए जा रहा है तो सर झुकाएगा, पैर छुएगा। सेम ऐसा ही कोई
कोई सुल्तान के पास मिलने के लिए जा रहा है तो वो भी सेम ऐसा ही करते थे। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है ना। सूफियों को कभी कभार ऐसा देखा गया है कि शेख के नाम से भी उन्हें पुकारा जाता है, और वो बहुत ही हाई टाइटल्स भी कभी कभार गेन करते थे जो सुल्तानों को पसंद नहीं आते थे, क्योंकि सुल्तान तो दिल्ली पे राज कर रहे हैं और उन्होंने तो कुछ भी नहीं करा। शेख लोगों ने सिर्फ वो खानका के अंदर रहते हैं, तो उनका फॉलोवर उनको शेख बोल रहा है, तो सोचिए उनकी भी एक अलग बातचीत होती थी। तो ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो इतना ही है सूफिज़्म के बारे में, तो जल्दी मिलेंगे वीडियो के अगले पार्ट में। दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, और हम फिर अगले पार्ट में चैप्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सों को कवर करेंगे, क्योंकि अभी हमारी बुक के अंदर क्या कहते हैं एक हिस्सा रह चुका है। वो हिस्सा पूरी तरीके से किसके बारे में, वो हिस्सा है मीराबाई के बारे में, गुरु नानक के बारे में और कबीर के बारे में। इसके बारे में अब इंडिया की तरफ आ जाएंगे कि इंडिया के अंदर सूफिज़्म एक अलग, सूफिज़्म कह रहा हूँ, जो भक्ति काल है वो कैसे बिल्कुल अलग आया। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें इतना ही देखेंगे। दिस इज इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन अनदर पार्ट। जय हिंद, जय भारत।